Hello, my dear students. I welcome you all again in Hello Dhyapak channel. In my last video, which I have made for class 6th, new books, English chapter 1 and chapter 2, some students asked for the sample paper. So here I am with a sample paper of periodic test PT1 2024 and 25. So without wasting time, let us start our paper. So this paper contains three sections, section A, B, and C. First is reading. Reading is of 10 marks, in which you will get an unseen passage, and there will be 10 questions. Then there will be writing and grammar and literature, 20 marks. So let us move forward. Read the given passage carefully and answer the following questions. Once upon a time, in a small village nestled amidst lush green hills, there lived a young boy named Kavi. तो एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जो लश ग्रीन हिल्स में था। नेस्ल्ड का मीन्स है कि वो कहाँ पर मौजूद था। ठीक है, तो वो लश ग्रीन हिल्स में था। देयर लिव्ड अ यंग बॉय, एक लड़का था जिसका नाम था कवि, वो वहां रहता था। कवि's फैमिली हम्बल फार्मर्स टॉयल डे एंड नाइट इन देयर फील्ड्स। उसके माता पिता, कवि की जो फैमिली थी, बहुत ही हम्बल फैमिली थी और वो दिन रात के मेहनत करके अपने खेत में काम करते थे। रिलाइंग ऑन हार्ड वर्क टू मेक एंड्स मीट, अपने जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने के लिए वो हार्ड वर्क किया करते थे। फ्रॉम अ यंग एज कवि ऑब्जर्व्ड हिज पेरेंट्स रिलेंटलेस डेडिकेशन टू देयर क्रॉप्स एंड लैंड दैट सस्टेन देम। बचपन से ही जो है कवि ये ऑब्जर्व कर रहा था कि उसके पेरेंट्स जो है बिना थके हारे बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन के साथ अपनी फसल को, अपनी क्रॉप्स को उगाते थे। वो क्रॉप, वो ज़मीन जो उनका खाने पीने का ध्यान रखती थी, जो जिनकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे। ही लर्न अर्ली ऑन दैट सक्सेस केम नॉट फ्रॉम लक बट फ्रॉम द स्वेट एंड डिटर्मिनेशन poured into each furrowed फील्ड। अब उसने बचपन में ही सीख लिया था कि सक्सेस जो है वो लक से नहीं आती, तो फिर किससे आती है? पसीना बहाने से और बहुत सारी मेहनत करने से, जो वो करते थे अपने फरोड फील्ड। फरोड फील्ड क्या होता है? ऐसा समझ लो जैसे कोई एक बहुत बड़ा नाला सा या रिवर जैसा कुछ है जो सूखा हुआ है, जिसमें पानी नहीं है, और वो जो पतला सा जो फील्ड है, नाले की शेप में जो फील्ड है, उसको फरोड फील्ड कहते हैं। One rainy season, a fierce storm swept through the village, devastating their crops. While many despaired, Kavi's family saw it as an opportunity to work even harder. एक बार बारिश के मौसम में, रेनी सीजन में, एक बहुत ही तगड़ा स्टॉर्म आया, एक तेज स्टॉर्म आया, और उसने क्या किया? उसने लगभग गांव की सारी जो खेती फसल जो भी था उसको तबाह कर दिया। सब लोग जो है वो निराश हो गए थे। डिस्पेयर का मतलब होता है निराश, डिस्पेयर मीन्स निराश। तो सब लोग निराश हो गए थे, लेकिन कवि की फैमिली जो है वो निराश नहीं हुई, और उसने ये तय किया कि हम और ज़्यादा काम करेंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे। दे रिबिल्ट देयर फार्म विद अनवेवरिंग रिजॉल्व, प्लांटिंग सीड्स ऑफ होप alongside each new crop. Kavi, inspired by their resilience, joined in eagerly, tending to the soil with care and nurturing each plant like a cherished friend. तो उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने जो अपना खेत था उसको वापस से रिबिल्ट किया, उसमें वापस से सीड्स बोए, नई क्रॉप बोई, और कवि जो है वो अपने माता पिता के हार्ड वर्क को देखकर वो भी इंस्पायर हो गया और उसने भी ज्वाइन कर लिया। और फिर उन्होंने बहुत ही प्यार से, मेहनत से अपने खेतों को वापस नर्चर किया और ऐसा ध्यान रखा जैसे कि वो कोई उनका दोस्त हो। Months passed and the village witnessed a remarkable transformation. Kavi's family's fields flourished, yielding a bountiful harvest that not only sustained them but also brought prosperity to their neighbors. कुछ महीने बीतने के बाद पूरे गांव ने एक रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन देखा। बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन था वो, कि कवि की जो फैमिली का जो खेत था, कवि का जो खेत था, वो अब उसमें फसलें लहलहा रही थी, अच्छी खासी फसल हुई थी, और इतनी इतनी ज़्यादा हार्वेस्ट हुआ था कि सिर्फ उनके ही नहीं, इवन पड़ोसियों के लिए भी उग चुका था। इतना सारा
जो है फसल उग चुकी थी। The once barren land now bloomed with life, a testament to the power of hard work and perseverance. और वो लैंड, वो धरती जो कभी बैरन यानी बंजर हो गई थी, उसमें फिर से जान आ गई थी। और ये एक निशानी थी, ये एक प्रूफ था कि हार्डवर्क की पावर क्या होती है। कवि grew up knowing that challenges were merely stepping stones on the path of a better future. His journey, like that of his family, became a story of how hard work and determination could turn adversity into abundance. कभी जब बड़ा हुआ तो उसको ये पता लगा कि ये चैलेंजेस जो है वो स्टेपिंग स्टोन्स हैं। स्टेपिंग स्टोन्स क्या होता है? वो पत्थर जिन पर हम चलकर आगे बढ़ सकते हैं। जैसे अगर हम कोई छोटी सी नहर पार कर रहे हो, उसके बीच में अगर पत्थर हैं तो हम नहर को पार करने के लिए उन पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं, तो दे आर कॉल्ड स्टेपिंग स्टोन्स। तो कवि को ये लगा कि ये चैलेंजेस जो हैं ये सिर्फ स्टेपिंग स्टोन्स हैं एक तरीके, ताकि हमारा फ्यूचर जो है वो बेटर हो सके। और उसकी जर्नी, जैसा कि उसकी फैमिली थी, वो खुद एक स्टोरी बन गई कि कैसे हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन जो है वो आपकी मुश्किलों को एबंडेंस में बदल देगी। एबंडेंस क्या होता है? जैसे कोई चीज़ आपको चाहिए और जितनी आपको चाहिए उससे ज़्यादा आपके पास हो, तो दैट इज़ कॉल्ड एबंडेंस। सो लेट अस स्टार्ट आवर क्वेश्चंस, एमसीक्यूज। वेयर डिड कवीज फैमिली लिव? कहाँ रहती थी वो? इन अ बस्लिंग सिटी, अमंग्स लश ग्रीन हिल्स, नियर बैरन डेजर्ट, या बाय फ्लोइंग रिवर? तो वो अमंग्स्ट लश ग्रीन हिल्स रहते थे। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ कवीज फैमिली? इट वाज फार्मिंग। थर्ड इज, हाउ डिड कवि व्यूज हिज पेरेंट्स डेडिकेशन टू फार्म? वो बोरिंग था, या वो उनकी प्रशंसा करता था, एडमायर करता था, क्रिटिसाइज करता था, इग्नोर? सो द आंसर इज बी। फोर्थ इज, व्हाट डिड द स्टॉर्म डू टू द विलेज? क्या किया था स्टॉर्म ने? It devastated the crops. Fifth is, which word describes Kavi's involvement in farming after the storm? Storm के बाद वो कैसे इन्वॉल्व हुआ था अपने पेरेंट्स के साथ? Hesitant, eagerly, angry या scared? He was eagerly participating. Sixth is, choose a synonym for prosperity. Prosperity का synonym क्या होगा? It will be adversity or abundance or devastation, hesitation. The answer should be abundance. Seventh is, which word is an adjective describing fields in the passage? fields को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा एडजेक्टिव यूज हुआ था? हम्बल, रिलेंटलेस, लश या बाउंटीफुल? तो वो लश ग्रीन था फील्ड, तो लश इज द करेक्ट वर्ड। चूज एन एंटोनियम फॉर टॉयल्ड एज यूज्ड इन द। तो याद रखिएगा यहाँ एंटोनियम यूज करना है हमें टॉयल का अपोजिट, सो इट विल बी रेस्टेड। नाइन्थ इज, व्हाट डिड कवि लर्न फ्रॉम हिज पेरेंट्स डेडिकेशन टू द फार्मिंग? कवि ने अपने पेरेंट्स के डेडिकेशन से क्या सीखा? उसने सीखा क्या वो बोरिंग और टायरिंग है? सक्सेस कम्स फ्रॉम लक, हार्ड वर्क इज एसेंशियल फॉर अचीविंग गोल्स, या फार्मिंग इज नॉट वर्थ वाइल ऑक्यूपेशन? सो द करेक्ट आंसर इज सी। गिव अ टाइटल टू द पैसेज। अब आपको एक टाइटल देना है, तो आप क्या लिखेंगे टाइटल इसका? आप लिख सकते हो हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। सो हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस आप लिख सकते हैं। आप चाहे तो कोई और भी इसको पैसेज को टाइटल दे सकते हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन बी, राइटिंग एंड ग्रामर। 10 मार्क्स का है ये। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? यू हैव लॉस्ट योर लंच बॉक्स इन स्कूल, राइट अ नोटिस ऑन योर स्कूल नोटिस बोर्ड इन अबाउट 50 वर्ड्स। यू आर स्नेहा या युवराज स्टडिंग इन क्लास 6th। इसी का एक और पार्ट भी है, वो भी पढ़ लेते हैं एक बार। यू आर द हेड गर्ल, हेड बॉय ऑफ द स्कूल, राइट अ नोटिस ऑन योर स्कूल नोटिस बोर्ड अबाउट painting competition going to be held on upcoming Saturday for classes 6 to 8. Write the notice in about 50 words. तो यहाँ पर एक 4 मार्क का आपको नोटिस दिया गया है। यहाँ पर और दिया गया है, कई बार कुछ पेपर्स में नोटिस के साथ कोई पैराग्राफ भी दे सकते हैं आपको। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको दोनों नोटिस दिए हैं, तो एक तो ये है कि आपका लंच बॉक्स स्कूल में खो गया है, और आपको जो है एक नोटिस लिखना है 50 वर्ड्स में। दूसरा ऑप्शन है जो और में दिया गया है कि आप हेड गर्ल है, हेड बॉय है, और आपको नोटिस लिखना है कि पेंटिंग कंपटीशन होने वाला है अपकमिंग सैटरडे को। ये क्लासेस 6 से 8 के लिए है। तो इनके दोनों के जो सोल्यूशन है वो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई देंगे। आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके सोल्यूशन देख सकते हैं। हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा
ना हो। बढ़ते हैं ग्रामर की तरफ। 6 मार्क्स की ग्रामर आएगी आपको। राइट द अपोजिट ऑफ पर्च्ड। अब पर्च्ड का मतलब होता है बैठा हुआ। जैसे रेवन जो है वो ब्रांच के ऊपर बैठा हुआ था, ठीक है, तो वो पर्च्ड, ही वॉज पर्च्ड, ही वॉज सिटिंग ऑन अ। तो इसका जो अपोजिट आएगा वो आएगा फ्लू, FLEW, फ्लू। सेकेंड इज प्राइड। प्राइड का मतलब होता है घमंड, तो इसका अपोजिट होगा ह्यूमिलिटी। तो ऐसे लिखेंगे आप ह्यूमिलिटी। बी है राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। तो वर्ड है, इसका राइमिंग वर्ड होगा स्वर्ड। तो आप लिख सकते हो राइमिंग वर्ड इज स्वर्ड। और नीचे वाला जो है उसका राइमिंग वर्ड होगा लिम्ब का होगा हिम, HIM। थर्ड इज फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एज, बिफोर, एज सुन एज। इन तीनों में से कोई एक यूज करके आपको ये फिल इन द ब्लैंक भरना है। द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क डैश द डेडलाइन। तो यहाँ पर आप लिखोगे बिफोर द डेडलाइन। फोर्थ है राइट द होमोफोन्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया हुआ है ड्यू, इसका होमोफोन लिखना है। होमोफोन क्या होते हैं? वो वर्ड्स जिनका साउंड एक जैसा होता है लेकिन उनके मीनिंग और स्पेलिंग्स अलग अलग हो सकते हैं। तो ड्यू का होमोफोन होगा ड्यू ही, लेकिन उसकी स्पेलिंग होगी DUE। और वन का WON। अब इन दोनों के मतलब अलग अलग है लेकिन इनका साउंड जो है वो वन है। नेक्स्ट है अंडरलाइन द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एडवर्ब क्या होता है? वो वर्ड जो ये बताता है कि सेंटेंस में जो काम हो रहा है, वर्क हो रहा है, जो वर्ब हो रहा है, जो वर्ब है वो कैसे हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर जो सेंटेंस दिया हुआ है द आर्मी फॉट ब्रेवली। अब यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है? फॉट। अब ये फॉट कैसे हो रहा है? ब्रेवली हो रहा है, तो योर एडवर्ब इज ब्रेवली। द पोस्टमैन कम्स टू हर डेली। अब यहाँ पर काम क्या है? काम, ठीक है। तो जो पोस्टमैन है वो आ रहा है, लेकिन कैसे आ रहा है? डेली। तो आप यहाँ पर लिखेंगे डेली को अंडरलाइन कर देंगे। राइट द कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव ऑफ द फॉलोइंग। तो फनी का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होगा फनियर और फनीएस्ट। और ब्यूटीफुल का होगा मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। मेरी हैंडराइटिंग सुंदर है ना। चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। लिटरेचर, ये 20 मार्क्स का है। पहला है क्वेश्चन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, 5 मार्क्स का। रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको पैराग्राफ रीड करना है। ये पैराग्राफ जो है ये आपकी पोएम से लिया हुआ है, द रेवन एंड द फॉक्स के। द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक forgot that his voice was just a croak. He opened his beak in his foolish pride and fell down the morsel the fox had eyed. तो ये वही पैराग्राफ है जिसमें रेवन जो है उसकी चालाकी को नहीं समझा था और वो भूल गया था कि उसकी आवाज़ कोई कोयल जैसी कोई प्यारी नहीं है बल्कि क्रॉक ही है। और जैसे ही उसने अपना चोंच को खोला फुलिश प्राइड में, उसके मुंह से वो टुकड़ा गिर गया जिसकी नज़र, जिस पे फॉक्स की नज़र थी। तो आइए इसके क्वेश्चंस जरा जल्दी से देख लेते हैं। द रेवन डैश दैट ही क्रॉक्ड। तो क्या रिमेंबर या फॉगॉट? वो भूल गया था। तो द रेवन फॉगॉट दैट ही क्रॉक्ड। सेकंड इज द रेवन ओपनड इट्स बीक टू डैश, खाना खाने के लिए, गाना गाने के लिए, गाना गाने के लिए, सिंग। द डैश फेल डाउन, क्या गिरा? फूड गिरा के रेवन गिरा? फूड। द रेवन ओपनड हिज बीक ड्यू टू हिज डैश प्राइड। कौन सा प्राइड था? फुलिश या वाइज? फुलिश प्राइड। नेम द पोएम दिस पैराग्राफ बिलोंग्स टू। आपको उस पोएम का नाम लिखना है जहां से ये पोएम ली गई है। तो आप लिख सकते हो द रेवन एंड द फॉक्स। आगे बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 30 वर्ड्स। मीन्स ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। आपको करने हैं एनी 4, यानी कि यहाँ 5 है। इन 5 में से कोई 4 आपको करने हैं और ये 2-2 मार्क के क्वेश्चन है, इसलिए आपको ज़्यादा लंबे आंसर्स नहीं लिखने हैं। हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ? रामनाथ की हेल्प जो है साधु ने कैसे की? वाई वॉज रामनाथ एंग्री? रामनाथ एंग्री क्यों हुआ जब उसको उसने पोषण बना लिया उसके बाद भी उसको गुस्सा क्यों आया था जब उसने छिड़का और कुछ नहीं हुआ था? हाउ डज रेनर्ड मेक द रेवन सिंग? रेनर्ड ने क्या चालाकी चली कि रेवन जो है वो गाना गाने के लिए मजबूर हो जाए? वाई वुड द बर्ड्स ऑफ द वुड्स कॉल द रेवन किंग? जंगल की जो जितनी भी बर्ड्स थी वो रेवन को किंग कब कहेंगी, क्यों कहेंगी? वाई डज रेनर्ड से दैट प्राइड इज नॉट वाइज? और रेनर्ड ने ये क्यों कहा कि जो घमंड है वो अच्छी बात नहीं है? अब इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ। आप चाहे तो स्क्रीन रोक कर इनको रीड कर सकते हैं। हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे।
थर्ड क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 50-60 वर्ड्स। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, एनी वन आपको करना है। यहाँ पर आपको दो दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक करना है और ये 5 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन है राइट द समरी ऑफ द पोएम द रेवन एंड द फॉक्स। आपको समरी लिखनी है पोएम की। और दूसरा क्वेश्चन है हाउ डिड द सेज मेक रामनाथ बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन। और सेज ने, साधु ने ये रामनाथ को कैसे विश्वास दिलाया कि मैजिक पोशन, जादुई पानी जैसी कोई चीज नहीं होती है। इनके आंसर्स अब आप स्क्रीन पे देखेंगे, चाहे तो स्क्रीन को पॉज कर लीजिएगा। अब हम आ गए हैं आखिरी पड़ाव पर, लास्ट क्वेश्चन स्पेलिंग्स 2 मार्क्स का। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द स्पेलिंग। यहाँ पर आपको ये वर्ड दिखाई दे रहा है, जरा सोचिए ये क्या वर्ड हो सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गैस किया, ये है मॉर्सल। मॉर्सल मतलब खाने का टुकड़ा। रीअरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड। अब यहाँ पर आपको ये कुछ लेटर्स दिए हुए OOIPTN, इनसे आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। वैसे इनसे ऑप्शन वर्ड भी बनता है OPTION, लेकिन अगर आप अपना जो एक बुक देखें तो बुक के हिसाब से यहाँ पर जो वर्ड बनना चाहिए वो है, जी हाँ, वो है पोर्शन, POTION। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मुझे मोटिवेशन देते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोस लाता रहूं। तो अगली बार के लिए जब तक मैं कोई नया वीडियो लेकर ना आऊं, या तो इंग्लिश का ही या किसी और सब्जेक्ट का या फिर कोई सैम्पल पेपर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना मानते रहिए। और हाँ, जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। बाय बाय, टेक केयर।